हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। हम इसके 5-6 कम से कम 6-7 सब वो लगाने वाले हैं। हमने पहले भी बात की थी, है ना। और इसकी वेटेज भी काफी अच्छी है। 4 वेटेज कम से कम 4% है, उससे ज्यादा भी है। 6-7% वेटेज है इसकी, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या आता है, पीवी इक्वल एनआरटी, स्टेट ऑफ मैटर वाला लेसन, उसके साथ मिलकर आता है। तो 6-7% के आसपास इसकी वेटेज बनती है, एग्जैक्टली सोचे तो, है ना। तो भाई पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। तो जरा चारों स्टेटमेंट पढ़िए, फिर मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, व्हाट यू फील। हम शुरू करेंगे गेम, कौन बनेगा करोड़पति, है ना। तो ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। अब मुझे बताइए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। मैं दो दो कैप पहन के बैठा हूं, देख लो, ठंड इतनी है यहाँ पे। किसी ने ऑप्शन पढ़े क्या? सब सुन मत बैठिए, बहुत आसान सेशन है बेटा, सर 2 इसीलिए मिनट बोल रहा सर। हूँ आप आसानी से। जल्दी बताइए। नहीं समझ में आ रहा तो भी बता दो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। सर डी। डी, 0 डिग्री सेल्सियस। वाहियात और बकवास आंसर, कोई फायदा नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको लगता है एंट्रोपी परफेक्टली की 0 ली जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन की एंट्रोपी 0 है, जिसकी एंट्रोपी जो गैस है वो तो उसके मॉलिक्यूल तो लगातार चल रहे हैं। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और सोचिए। सर ए है। ए है? किसी को ए भी लग रहा है? किसको ए लग रहा है? एब्सोल्यूट जीरो पर परफेक्टली एक्सीलेंट सब्जेक्ट। सर सी होगा, ठीक है, सर सी। एंट्रोपी बढ़ती है आपके अकॉर्डिंग, एंट्रोपी बढ़ जाती है। पॉजिटिव का मतलब ये कि ज्यादा होती है 0 से, है ना। एक बात बता देता हूँ, एंट्रोपी तो 0 होगी एब्सोल्यूट जीरो पर। बी और सी में से ऑप्शन है, अब सोचो कौन सा सही है। सी है सर, सी है सर। सी है? मुझे सी लगता है सर। अच्छा, आपको सी लगता है, कोई बात नहीं, जिसे जो लगता है वो वही बता सकता है। नो वरी अबाउट दिस। ठीक है, और बाकी कोई बी वाला भी है? व्योम बी वाला है। ठीक है, देखते हैं बी और सी वाले कितने हैं। लेट मी टेल। हाँ बेटा, कोई और भी आंसर दे दो। समीक्षा को भी बी लगता है। ठीक है, एग्रीड। और कौन कौन है बी वाले भाई? माधव को सी लग रहा है, जतिन को सी लग रहा है। ठीक है, कोई रीजनिंग कर सकता है इस बात पे कि आप बी और सी क्यों बता रहे हैं? कौन बी बता रहा है, कौन सी बता रहा है? व्हाई यू आर टेलिंग मी बी एंड सी? सर जस्ट बिकॉज टेल ऑफ मी। थर्ड लॉ ऑफ डायनामिक्स। क्या बेटा? सर मेरा सर आंसर थर्ड बी लॉ है। ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्ड लॉ में बी क्यों नहीं आता, या सी क्यों नहीं आता? जिसने बी बताया उसके लिए सी, और जिसने सी बताया उसके लिए बी। ये क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोग एक चीज को क्यों डिनाई कर रहे हो? लिटल 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 सर लिटल सी चेंज। ने ना सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए बोल रखा है, और जो बी है उसमें सिर्फ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। सही है, तो परफेक्टली क्यों, सारे क्यों नहीं? व्हाई द अनपरफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस डोंट हैव द एंट्रोपी 0 एट 0 केल्विन? बताइए। सर वाई का सॉलिड सर सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो एंट्रोपी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0 होती है। सॉलिड और लिक्विड की बिल्कुल गलत। लिक्विड तो बेटा लगातार चलते रहते हैं। जो चल रही है चीज रैंडम है, उसकी एंट्रोपी 0 नहीं हो सकती। सॉलिड की एंट्रोपी 0 होती है क्योंकि वो चलते नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेशंस भी 0 होनी चाहिए। तो जब आप 0 केल्विन तक जाते हैं तो सभी मॉलिक्यूल्स का कहते हैं वाइब्रेशन भी रुक जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो फिर यानी कि क्रिस्टलाइन, और उसमें भी सॉलिड जो इम्परफेक्ट सॉलिड है, जो परफेक्ट नहीं होते ना क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उनमें भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस रह जाते हैं।
तो जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन है उन्हीं का 0 केल्विन पर 0 हो सकती है एंट्रोपी, सबकी नहीं। समझ में आ गया भाई सबको? जी सर। आंसर बताओ फिर। ऑप्शन बी। बी सर। बी इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि बी राइट ऑप्शन कैसे है। तो पता लग गया बी राइट ऑप्शन कैसे है। यस सर। यस ठीक सर। है, चलिए। तो एंट्रोपी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, वो 0 होती है। तो यहाँ मैं इस आंसर को भी लिख देता हूं ताकि आपके रेफरेंस के लिए आंसर रहे। ठीक है, बी राइट है, सी नहीं है राइट, क्योंकि उसने ओल बोला। ओल मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट, अगर वो परफेक्ट नहीं तो वो डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड है मतलब डिफेक्टेड में एंट्रोपी कुछ ना कुछ रह जाती है, कुछ ना कुछ रैंडमनेस रह जाती है, क्योंकि उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस्ड नहीं होती है, इसलिए कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस रह जाती हैं। समझ गए सभी? हाँ बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू। ये मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? बेशक आप डेफिनेशन के साथ जाइए, ठीक है, डेफिनेशन देखिए। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और फिर सोच समझकर आंसर दीजिएगा। विच वन इज राइट ऑप्शन, सोच लो अच्छे से, और इस क्वेश्चन का फिर मेरे को आंसर दो। मिला किसी को आंसर? सर आ गया। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन बेटा? सर ए। ए है। हो, इसके अलावा कोई और है जो ए को कहता हो राइट ऑप्शन, या किसी का कोई और ऑप्शन हो? व्योम का भी ए है, विशेष का भी ए है। आई हैव डाउट दैट कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, ये कोई डाउट नहीं है। लेट मी टेल यू एक्चुअल में क्या है। यही तो क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी ली जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। कार्बन क्या बोलते हैं उसे, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी होता है। डायमंड की फॉर्म में लेंगे तो डेफिनेटली सॉलिड होगा, ग्रेफाइट की फॉर्म में सॉलिड ही लेंगे ना उसको। ये याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑक्सीजन O2 में मिलती है, O3 की फॉर्म में भी मिलती है, तो दोनों में से स्टैंडर्ड स्टेट किसे मानते हैं, O2 को या O3 को? दैट इज द क्वेश्चन। O2 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 को मानते हैं ना, यही क्वेश्चन है। समझ में आया? तो यानी यहाँ पर ए होगा। यानी ये चीज अब आपको पता होनी चाहिए कि भाई ए किसका है, बी किसका है, सी किसका है। दैट मस्ट बी नोन टू यू। तो यहाँ देखो, स्टैंडर्ड मॉडल एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, अब ये इसका क्या मतलब है भाई? सोचने वाली बात है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को आग लगाते हैं, उसी को कंबशन बोलते हैं। यस, कंबशन की जो एंथैल्पी आएगी, कार्बन होना चाहिए ग्रेफाइट की फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्मेशन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का करना चाहो तो उसकी एंथैल्पी भी तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से स्टैंडर्ड स्टेट से निकलेगी। दोनों एक ही बात है कि नहीं है? ये समझ में आया? वहां ऊपर फॉर्मेशन कह रहा है, यहाँ नीचे कंबशन की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। तो कौन सा सही होगा?
तो डेफिनेटली दोनों एक ही बात है। फॉर्मेशन की कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंथैल्पी थी वही कंबशन की होती है, लेकिन ग्रेफाइट उसमें क्या होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। समझ में आया भाई सबको बेटा? यस सर। ठीक है, रीजनिंग पता होनी चाहिए। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए प्लीज। दोबारा बताऊं, देखो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब किसी रिएक्शन के अंदर, किसी रिएक्शन में मतलब कितनी एनर्जी हमें मिल रही है या हमें देनी पड़ रही है, वो होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, इट में भी हमें एनर्जी देनी पड़े, इट में भी हमें एनर्जी मिल रही हो, है ना। दोनों बातें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी भाई। अगर हमारे रिएक्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर हमारे रिएक्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उस एंथैल्पी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अगर कोई चीज बन रही है तो फॉर्मेशन की एंथैल्पी, अगर किसी चीज में आग लग रही है तो कंबशन की एंथैल्पी, न्यूट्रल और एक चीज न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी। बहुत सारी एंथैल्पी हमने करी थी थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। मतलब वो रिएक्शन की एंथैल्पी होती है ओवरऑल। बट अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में, अब आपको कैसे पता स्टैंडर्ड स्टेट में, ये याद करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हो तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों स्टैंडर्ड स्टेट मानी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टैंडर्ड नहीं माना गया। यहाँ आप कह दो कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टैंडर्ड स्टेट की एंथैल्पी को जीरो माना जाता है, मतलब मानते हैं कि कार्बन अगर ग्रेफाइट फॉर्म में तो हम इसकी एनर्जी जीरो मानते हैं, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है और बाकी की स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर है तो हम उसकी एनर्जी जीरो मानते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो उन दोनों की मिक्सिंग से एनर्जी हमें मिलेगी तो नेगेटिव हो गई, ठीक है। और अगर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बट उन दोनों की, कार्बन और ऑक्सीजन की, जीरो मानी जाती है। तो जिस जिस चीज की जीरो मानी जाती है, यू शुड हैव टू लर्न द ऑल थिंग्स, आपको वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। समझ में आया? थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, जरूर लगाओ। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ, याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला। चलिए, तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि वो जरूर करना आपको। तो यहाँ पे वही चीज दिखा रही कि भी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन सेम होता है ग्रेफाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा कहाँ होगा एंथैल्पी चेंज? एंट्रोपी है, सॉरी यार, एंथैल्पी नहीं, डेल्टा एस एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। जीरो से ज्यादा कहां पर एंट्रोपी चेंज है, कौन सी रिएक्शन में है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CaCO3 गैस बन रहा है। तो गैस अगर है, याद रखना, गैस से गैस बन रहा है तो क्या, अगर किसी सॉलिड से गैस बन रहा है तो एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ेगी, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे नीचे वाला डी ऑप्शन देखो, नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है, अमोनिया 2 मोल है। दिख रहा है सबको? यस सर। तो सभी गैस है। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, टोटल मोल? 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 4। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के टोटल मोल कितने हैं, बोलिए? दो। दो। 2। तो 4 मोल गैस से 2 मोल गैस रह गई, तो रैंडमनेस घटी कि नहीं? बढ़ी तो नहीं है। नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे गैस के तो ज्यादा रैंडमनेस होगी ना, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर अगर मैं 2 मोलिक्यूल ले रहा हूं तो वो ज्यादा इधर उधर घूमेंगे, टोटल इधर उधर घूमना होगा। एक मोलिक्यूल लूंगा तो भाई वो 50% रह जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल अगर घट रहे हैं तो इसका मतलब डेल्टा एस एंट्रोपी घट रही है। समझ में आ गया सबको? जी सर। तो फोर्थ ऑप्शन में एंट्रोपी घट रही है, उसने बोला ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा होनी चाहिए एंट्रोपी, है ना। तो यहाँ तो डिक्रीज हो रही है एंट्रोपी, तो क्या माइनस में जा रही है, डिक्रीज मतलब माइनस में। तो पॉजिटिव उसने पूछा किस में होगी, और गैसेस अगर बन रहा है या लिक्विड बन रहा है सॉलिड से तभी ऐसा होता है। अगर नंबर ऑफ मोल बराबर हो तो बैलेंस्ड होनी चाहिए इक्वेशन, सारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये बता देता हूँ। बराबर नंबर ऑफ मोल है गैस के दोनों तरफ, सॉलिड को काउंट नहीं करते, सॉलिड से सॉलिड बन रहा है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? अब मैंने सारी थ्योरी बता दी, डी ऑप्शन गलत है ये भी बता दिया, तो ए बी सी में से कौन सा सही है अब आप लोग बताओगे? जस्ट टेल मी गाइस। व्योम बोल रहा है सी, विशेष बोल रहा है सी, भूमि बोल रही है सी। और भी है कोई? बाकी तो आंसर देना ही नहीं चाहते है ना। भगत जन सब सो रहे हैं क्या?
उठ जाओ, जाग जाओ भाई, जाग जाओ। कोई बात नहीं, सर्दियां ज्यादा हैं, एक कोट और डाल लो, मना नहीं किया। रजाई लेके बैठ जाओ, मना नहीं है। नोटबुक और पेन होना चाहिए बस हाथ में। रजाई में बैठिए आराम से, मस्त, और मस्ती के साथ लेक्चर लगाइए, मजा आएगा। समीक्षा ने भी सी बोला है। बाकी भाई, बाकी के सभी बच्चे है कोई? नहीं। सी इज राइट ऑप्शन भाई। CnNO3 सॉलिड है, सॉलिड से पानी में घुल गया भाई, लिक्विड बन गया, एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना? ये तो बढ़ रही है पक्का। CaCO3 के अंदर CaCO3 गैस है पहले ऑप्शन में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। एक मोल से एक मोल बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों गैस बन रहे हैं। एक सॉलिड था वो खत्म हो गया भले, लेकिन फिर भी दोनों तरफ 1 1 मोल गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl एक्वस पानी में घुला हुआ था, सॉलिड बन गया, गलत हुआ, उल्टा हो गया, एंट्रोपी घट जाएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। सी इज द राइट ऑप्शन, इसका मतलब ये है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। रीजनिंग में आपको बता चुका हूँ। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इन्होंने सिर्फ इतना ही आंसर दिया, ज्यादा आंसर दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार है, और ये मैथ वाले बच्चों को आना चाहिए, और आप सब मैथ वाले हो, कमाल की बात है। प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है, एक्स पॉइंट दे रखा, PV, जेड दे रखा PV3, और वाई दे रखा 4P है और 3V है। आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है मैथ वाले स्टूडेंट्स? नहीं आता तो सच में गर्म पानी लो, चुल्लू भर गर्म करके, है ना? ठंडा तो नाक को ठंडा लगेगा, और नाक डुबो लो, मुंह से सांस नहीं लेना, आ जाएगा क्वेश्चन, है ना? जल्दी से आंसर बता दो मेरे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना बस, कोई आंसर वांसर का चक्कर ही नहीं है यार। सर बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी। सर बी। लिख लिख दो बेटा, जो जो आंसर दे रहे हैं, चलो लिख दीजिए, देखते हैं कितना सही आपको आता है। ठीक है, सौरभ भी बोल रहा है, समीक्षा, व्योम, भूमि, युवराज सब बी बोल रहे हैं, क्या बात है। और भी है कोई बी वाला? ए क्यों नहीं है? चलो मैं बता देता हूँ, ए और बी में से ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यों नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। वर्कडन माइनस नहीं हो सकता क्या? आप लोगों ने वर्कडन को पॉजिटिव ही मान रखा है। जब हमारे ऊपर वर्क होता है तो वो माइनस ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता। अभी कोई रीजन देना चाहेगा व्हाई इट इज बी और नॉट सी, नॉट ए, सॉरी? बताइए, है किसी के पास आंसर? अब चुप हो गया। अरे बता दो बेटा, कोई बात नहीं है, आपने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, बहुत क्या अच्छा पूछा किया। सर आपने? मैं पूछ रहा हूँ, ए आंसर क्यों नहीं है? वर्कडन तो नेगेटिव ही होता है ना, तो ये वाला पॉजिटिव क्यों है वर्कडन? चलो मुझे ये बताइए, आपने वैल्यू क्या निकाली? बेस इनटू परपेंडिकुलर किया ना, बेस की वैल्यू क्या निकाली? सर बेस की वैल्यू आई सर 2V। 2V, ठीक है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 3P। 3P। तो इसमें बताओ, प्रेशर बढ़ रहा है, यस वॉल्यूम सर। भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना? अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है किसी सिस्टम का, ऑब्वियस है वाई पॉइंट के ऊपर अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है? वर्क डन किसके ऊपर होगा, हमारे ऊपर के सिस्टम के ऊपर? अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन किस पर होता है भाई? किसी हमारे चीज का ऊपर। वॉल्यूम बढ़ रहा है, कोई सिस्टम का हमारे वॉल्यूम ऊपर। बढ़ रहा है, वो हम पे काम कर रहा है, सराउंडिंग पे काम कर रहा है ना? सराउंडिंग पे काम होता है, हमें अगर कोई एनर्जी मिल रही है, हमारे ऊपर कोई वर्क हो रहा है, तो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? हमें कुछ मिल रहा है तो नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव होती है सर, नेगेटिव होती है। नेगेटिव। हाँ, ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया? यस सर। इसे दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, वैसे साइक्लिक प्रोसेस है,
साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, वरना दूसरे तरीके से जो आपने किया वैसे भी याद कर सकते हैं। सेम थिंग इज देयर। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन यस था। सर। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, कुछ नहीं किया, वही काम किया है। हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस कर दिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया, बेस निकाल लिया, है ना? दैट्स इट। -3 पीवी, माइनस पहले से लगा रखा है, वर्क डन। ठीक है भाई, सर्कल का ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज। कोई चीज स्पॉन्टेनियस लगातार कोई प्रोसेस हो रही है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, एंट्रोपी जीरो भी हो सकती है, इंक्रीज भी नहीं हो रही, डिक्रीज भी नहीं हो रही, याद रखना जीरो। तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज, डेल्टा जी की वैल्यू तो घटेगी ना, तभी तो कोई चीज यस सर, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। नेगेटिव में बढ़ेगी, है ना? तभी वो स्पॉन्टेनियस होती है। ये तो गलत बता रहे हैं, तो ऑप्शन ही गलत है। टोटल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव हो तो ठीक है, नीचे पॉजिटिव वाला ऑप्शन है, ऑलवेज पॉजिटिव। और पहला और डी ऑप्शन, इनमें कंफ्यूजन, ये गलत है, ये गलत है, समझ में आ रहा है? पहले और डी में तो देखो, ये ऑलवेज इंक्रीज और ऑलवेज पॉजिटिव में क्या फर्क है? इंक्रीज होगा मतलब पॉजिटिव होगा ना, तो फर्क बता सकता है कोई दोनों में? कौन सा सही होगा? हाँ बेटा सर वो बोलिए, एंट्रोपी चेंज है सर। कौन से में? डी ऑप्शन में सर एंट्रोपी चेंज और ठीक है, चेंज लगा लिया, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, तो इंक्रीज हो रहा मतलब चेंज हो रहा है, वो भी एक ही बात है। इंक्रीज हो रहा तो पॉजिटिव ही होगा, क्या फर्क है? हाँ व्योम बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर व्योम पहले वाले में वो ये बता रहा है कि जो इंट्रोपी है सिस्टम में वो हमेशा बढ़ती रहती है सर। ठीक है, ठीक है। और सर जो डी है उसमें वो ये बता रहा है कि जब भी अगर वो चेंज होगी तो सिर्फ पॉजिटिव होगी सर। पर हमें पहले वाले में ये नहीं बताया कि अगर वो बढ़ रही है तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी सर। इसका मतलब अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो जीरो भी तो हो सकती है बढ़कर, जरूरी नहीं हो पॉजिटिव और नेगेटिव से जीरो हो जाए ना, एंड डेल्टा एस की वैल्यू। तो इसलिए डी ऑप्शन मोर राइट है, मोर राइट, ज्यादा ठीक है। ये समझ में आ गया? यस सर। तो ये हमेशा जीरो से ज्यादा होती है, दैट इज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है टोटल एंट्रोपी। यही लिख रहा है इन्होंने। थ्योरेटिकल आज का वो है सेशन है, ठीक है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से प्यार से कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, हवा में उड़ाने के लिए जो एंट्रोपी किसकी मैक्सिमम होगी? एंट्रोपी क्या होती है पहले तो क्वेश्चन ये देख लो। डेल्टा एस क्या होता है भाई? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है? टेम्परेचर फिक्स है, फिक्स है। हीट देने पर एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस किसकी रैंडमनेस। होगी? सर वाटर की। कैसे? दैट इज द क्वेश्चन, कैसे? रीजनिंग दो गई, बाकी कोई स्टूडेंट रीजनिंग बता सकता है? पानी की, टाउलिन की, डाइथाइल ईथर की, एसीटोन की, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट निकालो। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, समझ में आया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वेपोराइजेशन के अंदर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है सर। यस सर, स्क्रीन में शो
हेलो एवरीवन, बेटा मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। ठीक है। मेरी सर प्रोजेक्ट कर गई। स्लो हो गया था, पता नहीं कैसे, कई बार ये वाईफाई प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। चलिए, स्क्रीन शो हो रही है बेटा सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। यस सर। तो हम बात कर रहे थे भाई, जो एंट्रोपी क्या होगी भाई, एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर तो फिक्स है, एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होगी उसका आंसर अपने आप ज्यादा आएगा, तो एंट्रोपी भी उसकी ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो ना आपको देखना था बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है। सीधी बात ये कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, जो लीस्ट वोलेटाइल, जो सबसे कम वोलेटाइल, जो हवा में कम उड़ता है। ठीक है, क्लियर है सबको? भग तो आवाज नहीं आ रही है, चलो ठीक है। थम्स अप तो कर ही रहे हो, है ना? ये थम्स अप वगैरह ना, और ये चैटिंग वगैरह, ये उसमें दिखाई नहीं देता रिकॉर्डिंग में। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिकॉर्डिंग से ये नहीं है कि हमें रिकॉर्डिंग में वो सब दिखाना है, बट आप लोग मुझे रिस्पॉन्स देते रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक नहीं है? एंडोथर्मिक मतलब जिसे हम एनर्जी देते हैं, कौन सा नहीं है वो? कंबर्शन ऑफ मीथेन। मीथेन के कंबशन में हमें एनर्जी मिलती है, बिल्कुल सही है। हम आग लगाएंगे, हमें एनर्जी मिलेगी मीथेन गैस से, सबको पता है। डीकम्पोजिशन ऑफ पानी, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये तो एंडोथर्मिक है। उसने बोला नॉट एंडोथर्मिक, जो एंडोथर्मिक नहीं है, तो वाटर का डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेन या इथाइलिन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या भाई? जिसमें से हाइड्रोजन निकाल के डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन निकाल के डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो वो एंडोथर्मिक होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और ये बोल रहा है नॉट एंडोथर्मिक, जो एंडोथर्मिक नहीं है। अब ये जो सी पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर तो हमारा ए है, ठीक है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू, ग्रेफाइट से डायमंड बनाने में जो हम नकली डायमंड बनाते हैं आजकल, आर्टिफिशियल डायमंड भी आते हैं, पता है किसी को? मैंने बताया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन मुझसे पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में आपकी क्लास में? है कोई ऐसा जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रहा था तब आप लोग मेरी क्लास में थे? ये तो बता दो। नॉन स्पॉन्टेनियस है ना। क्या ये तो प्रोसेस ही नहीं होगा ना। होता है? होता है बेटा, होता है ये, वही बता रहा हूँ पीयूष बेटा। कोई था क्या हमारी क्लास में अभी बैठा है जिसने मेरा थर्मोगार्ड लेक्चर लगाया है? अरे कुछ नहीं कहता, डरो मत। नो सर। कोई भी नहीं है। सारे बच्चे बदल गए मेरे, है ना? सर मैंने पता नोट्स नहीं करे थे पता नहीं आपके। किसको क्या किसको क्या पढ़ाया। पढ़ा है? ठीक है, देखो, माधव ने रिकॉर्डिंग देखी थी, ठीक है बेटा, चलो अच्छी बात है। तो मैंने उसमें बताया था कि ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में एक डिफरेंस बताया था, कि ग्रेफाइट से हम प्योर ग्रेफाइट लेते हैं, और बहुत बड़ी मशीन, हाइड्रोलिक प्रेशर वाली मशीन, प्रेशर डाल के, बहुत हैवी चीज का प्रेशर डाल के, एक यूं कह लो सुई की नोक होती है उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़े से बड़ा, पेन या पेन से थोड़ा डबल लगा लो, पेन की निब से, उतने पॉइंट पर बहुत ज्यादा बड़े प्रेशर को प्रेशर डाला जाता है ग्रेफाइट के ऊपर। और वो ग्रेफाइट जो है, वो फिर 3 से 1 हफ्ते में, 3 दिन से 1 हफ्ते बाद उस मशीन में से, बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर वाली मशीन में से, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको निकाला जाता था। वो ग्रेफाइट जो वो डायमंड में बदल चुका होता है। क्लियर है? लेकिन उसमें भी कहते हैं कि मतलब 2-3 बार एक बनाते हैं, 2-3 बार में एक ही ऐसा लोट निकलता है जिसमें सही तरीके से डायमंड बनता है, 2-3 बार में सिर्फ एक, और उस डायमंड को आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं। बट याद रखना, भले ही हमने बना तो लिया उसको, जो लाखों सालों की प्रोसेस से जो हीरा बनता है, और जो 3 से 7 दिन में, बल्कि मान लो कि 3 लोट हुए 7-7 दिन की, 21 दिन में जो एक हीरा बनेगा, और जो लाखों सालों से बनेगा, डिफरेंस तो होगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यस सर, यस। आर्टिफिशियल ग्रे, उसको डायमंड को देखकर कोई भी जोहरी, जो सही में जोहरी है, अपन लोग तो नहीं बता सकते, लेकिन जोहरी बता सकता है ना? वो किसी ने कहा था ना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। समझ रहे हो? तो जो जोहरी होते हैं, वो बता देते हैं शक्ल देख के कि बेटा नया नया बना है ना? अभी कुएं का मेंढक है, कुएं से बाहर निकला, तुझे दुनिया देखी नहीं तूने। तो वो भी बता देते हैं, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई।
जो खानदानी अमीर है उनका लहजा बड़ा शरीफ सा होता है, और जो नए नए दौलत कमाते हैं वो लोग अकड़ ज्यादा दिखाते हैं। पता नहीं हमारे पास ही सब कुछ है, दुनिया के पास है ही नहीं, जबकि दुनिया पहले से लेके बैठी है ना। तो वैसा कुछ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आर्टिफिशियल डायमंड बनाए जाते हैं बिल्कुल, लेकिन छोटे बनाए जाते हैं, बड़े नहीं बनाए जा सकते। आज तक तो बने नहीं है। दूसरी चीज, उनको कोई भी जौहरी देखकर बता सकता है कि आर्टिफिशियल है या असली वाले नहीं है। तो दोनों तरफ से गए काम से। क्लियर है भाई। हालांकि बन सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन, तो ग्रेफाइट से डायमंड बनाया जा सकता है, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा लगती है तो ग्रेफाइट से, तो ऑब्वियस है ये भी एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है। अब डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन जो है ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर हाइड्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का अगर मैं हाइड्रेशन करता हूं हाइड्रोकार्बन से, तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक। यस, या एक्सोथर्मिक। ये वाली प्रोसेस एंडोथर्मिक है, वो एक्सोथर्मिक होती है। मतलब हाइड्रोजन जोड़ना हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हमें एनर्जी मिलेगी हाइड्रोजन को जोड़ने पर। ये बात याद रखना, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये आया था कहीं ना कहीं कि हाइड्रोजिनेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लियर है। हाइड्रोजन जोड़ने पर हमें एनर्जी मिलती है, ये बात समझ में आ गई सबको। यस सर। Yes, ठीक sir. है, ठीक है, कुछ थम्स अप वगैरह कर दिया करो। तो कंबशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पता ही है। एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होता है, नेगेटिव, यानी हमें एनर्जी मिलती है कंबशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, झूठ है। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए, खुद कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। और किसी को रीजनिंग समझ में आए तो भी मुझे बताओ। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। वर्क इज ए स्टेटमेंट फंक्शन, तो वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है इसका मतलब। पाथ डिपेंडेंट होता है ना। वर्क पाथ फंक्शन होता है। कितने लोग पीयूष से एग्री हैं। ठीक है, विशेष एग्री है पीयूष से, और भी है कोई, युवराज भी है, और माधव भी है। ठीक है, बाकी के डिसएग्री है, मैं ऐसा मान लूं। भूमि भी एग्री है, सोनू भी एग्री है, सौरभ भी एग्री है। ठीक, अगर ये गलत हुआ ना विशेष, तो सारे सारे गलत होंगे, याद रखना। सिद्धार्थ भी एग्री है ना। ठीक है भाई, मान गए आप लोगों की, है ना। इतने लोग इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं मान ही लेता हूँ, ठीक है, मैं भी एग्री हो जाता हूँ। सही है ना। यस सर। चलो चलो, क्योंकि वर्क पाथ फंक्शन होता है ये तो सच है, तो ये जो लिखा हुआ है इसमें स्टेट फंक्शन तो गलत हो गया। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल सही है। चेंज, अब बाकी की स्टेटमेंट भी पढ़नी है और याद करनी है क्योंकि वो सही है ना। एक फाल्स है वो तो ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट इज कंप्लीटली डिनाइड लिखा है ये, ठीक है। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड, तो ये भी गलत है। वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी गलत है। वर्क बाउंड्री पर नहीं होता, तो यानी हमारा जो, मतलब ये सही है, सॉरी गलत कह रहा हूँ, है ना। तो फॉल्स कौन सी है, फॉल्स सिर्फ ये है, वर्क हमेशा बाउंड्री पर होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये सही है ऑप्शन, इसको याद रखना। वर्क अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बाउंड्री पर ही काम होता है। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड, ये सेम क्वेश्चन डल गया अभी, पता नहीं वैसे सेम सर ये तो पहला क्वेश्चन है ना। पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन था मोलर सर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, Sir, option D. डी। ठीक सर, ठीक सर। कितने बच्चे डी मानते हैं। देखें कितनों ने हैंड रेज कर रखे। सबने हैंड रेज कर, सब डी मानते हैं। नहीं, कुछ ही बच्चों ने हैंड रेज किए थे ना, सबने नहीं किए थे। अभी भी कुछ रह रहे हैं, मतलब वो डी मानते ही नहीं है। अरे ये पहले ही हो चुका है, पहला ही क्वेश्चन था ये, है ना। ये दोबारा रिपीट आ गया, इसके ऑप्शंस अलग तरीके से आ गया, बट इट इज ऑलरेडी डन। डी इज द राइट ऑप्शन। ग्रेफाइट की फॉर कंबशन जो है वही फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ इन्होंने ऑप्शन अच्छे से दिखा रखा है,
वहां पर ये दिखाया नहीं था, वहां मैंने खुद रिएक्शन लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बदल दिया, ऑप्शन नंबर भी बदल दिया, बट क्वेश्चन सेम ही है। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आसान सेशन था ना आज का, बस इतने क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करते आज। ठीक है, छोटा सा सेशन होगा। जी सर। कि हम लोग भाई बूट कैंप पंजाब से आए थे, बता देता हूँ आप लोगों को। वहां पर 8-9 दिन का कैंप था वो। ठीक है, हम मतलब कल पहुंचे हैं, कल नहीं परसों पहुंचे थे कुछ लोग कल पहुंचे हैं। इसलिए कल की छुट्टी भी हो गई थी हमारी, और आज से फिर क्लासेस रेगुलर करनी थी। तो थोड़ा सा मैंने सोचा हल्का सेशन बनाते हैं, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि 8-10 दिन में आप लोग थर्मो बहुत कुछ भूल चुके होंगे। अब देखिए, एनसीईआरटी के कम से कम 10 क्वेश्चन लगाने हैं, और ये वाले 10 भी करने हैं, है ना? ऐसे करके आप लोग, ये 10 नहीं बनेंगे एक्चुअल में, 9-8-9 बनेंगे, है ना? तो एक्चुअल में वो कीजिए अच्छे तरीके से, ताकि हम वापस बैकअप कर सकें इस लेसन में। किसी को अगर नोट्स पढ़ने हैं तो नोट्स पढ़ लो, अगर फॉर्मूला पढ़ने हैं फॉर्मूला पढ़ लो, या फिर पीछे वाले जो नोट्स हैं वो भी आप लोग पढ़ सकते हो इसी लेसन में। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है यस सब? सर। ठीक है, अब मैं क्लास को ऑफ कर देता हूँ, है ना? इतनी ही क्लास लगाएंगे आज, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लगाने वाले। ये मुझे लगा था कि थियोरेटिकली ज्यादा होंगे, लेकिन ये एक 1 आवर के हिसाब से कम रह गए। मैथमेटिकल क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगा था, थियोरेटिकल में नहीं लगा। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, या किसी को डाउट है इनमें? पहले ये बता दो, डाउट भी अभी सॉल्व कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में ही डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए, डाउट है किसी को? नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, मैं फिर ऑफ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, है ना? ठीक है।